कैसे आप आ गए न्यू टॉपिक के साथ जो आपको बोल रहे थे शुरू से कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिससे आपका बेसिकली कंपटीशन एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपको पहले हम लॉजिक क्लियर करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, मतलब मस्ट है, ये आना ही चाहिए सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, आज हम प्रैक्टिस करते हैं और पहले उससे पहले हम लॉजिक समझते हैं कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है और बहुत तरीके से समझेंगे। आज हंसते खेलते आज चैप्टर को खत्म करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका ये। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। नाउ देखते हैं इस टॉपिक का नाम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ही क्यों रखा गया, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो आपको मैंने बताया होगा कि जब चार्ज रखा होता है, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे होता है। लेकिन जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा तो कौन सा फोर्स यहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ काम आता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगा। इसलिए आप जब चार्ज मूव करेगा तो ही यहाँ पे चार्ज के अंदर डेविएशन आएगा। ये सब प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऐसा। अगर आप चाहो तो फिर से दोबारा में इसको लॉजिकली फील भी करवा देंगे। कैसे? जैसे बॉल को फेंका गया, तो बॉल को फेंका जाएगा तो बॉल कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो बॉल नीचे क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स रहा होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन तभी चेंज करता है जब उसके पीछे कोई फोर्स लग रहा हो। बिना डायरेक्शन चेंज कभी नहीं करेगा जब उसको फोर्स लग ही नहीं रहा हो। इसका मतलब अगर चार्ज को यहाँ फेंका गया तो चार्ज मान लो स्ट्रेट निकल जाता। तो मैंने बोला चार्ज को फेंका गया, चार्ज स्ट्रेट निकल गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला यहाँ पे था नहीं, कोई डेविएशन शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज यहाँ पे कोई फोर्स नहीं रहा होगा, कोई यहाँ फील्ड नहीं रहा होगा। लेकिन अगर डेविएशन है तो कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ कांड यहाँ पे हो गया। वो कौन सा कांड हो गया, उसी कांड को देखते हैं। वो कांड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और उस कांड से एक फोर्स क्रिएट हुआ जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स वैल्यू कितना होता है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। हम यहाँ पे डेरिवेशन तो करेंगे नहीं यहाँ पे इस चीज का, क्योंकि आपको पता है ये चीज आपका एक्सपेरिमेंटली डिराइव है, जो कि साइंटिस्ट ने ऑलरेडी डिराइव कर चुका है। क्वेश्चन कभी भी इसका डेरिवेशन के ऊपर तो आता नहीं है नीट वगैरह में। हाँ, इसके ऊपर लॉजिक आते हैं कि ये चीज़ है क्या, कैसे डिराइव किया गया है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये बात पहले समझ लो कि कोई भी चार्ज अगर मूव करेगा तो ही डेविएशन आएगा, मूव नहीं करेगा तो डेविएशन नहीं आएगा। तो डेविएशन आया तो उसके अंदर फील्ड क्रिएट हुआ, फील्ड क्रिएट हुआ तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना है? तो फोर्स आपका Q इंटू V क्रॉस B है। तो पूरा का पूरा टॉपिक आपका डिपेंड करता है V और B के एंगल पे डिपेंड करता है। इस बात को समझ लेना है अच्छे से हम लोग को कि हम पूरा का पूरा टॉपिक V और B के एंगल पे यहाँ पे देखेंगे और साथ साथ चार्ज के लिए देखेंगे कि चार्ज करियर आपका पॉजिटिव करियर है कि आपका नेगेटिव करियर है। बिकॉज ये भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा इसके डायरेक्शंस को, फोर्स के डायरेक्शन को पता करने में। और तीनों का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, और तीनों आपका एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया है कि रिलेशन कैसे आया। तो एक्सपेरिमेंटल रिलेशन आया। तो खैर आपका क्वेश्चन जो आएगा, न्यूमेरिकल्स जो आएंगे इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन। तो कुछ पार्ट फिक्स होंगे न्यूमेरिकल्स को। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स में, बिलीव मी, आप मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाएंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करना है, जो इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व कैसे करना है। बट देखो, उससे पहले आपको पता होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस चैप्टर्स जो स्टार्ट होते हैं हमारे, ये आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या है, जब चार्ज मूव करना स्टार्ट किया तो फोर्स अप्लाई किया गया। फोर्स क्यों अप्लाई किया? बिकॉज के फील्ड के अंदर आ गया, फील्ड है तो डेविएशन हुआ, डेविएशन हुआ वहाँ फोर्स होगा ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे इस चीज़ के पे देखते हैं। आपको पता बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? किसी वायर में अगर करंट मूव कर रहा है तो करंट मूव करने के बाद किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखा गया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ अकॉर्डिंग कितना आपका, ये भी आपका क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपका, जो बिकॉज ये लॉ है। लॉ का मतलब क्या होता है, उन्होंने डिफाइन किया, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को डिफाइन किया है। हमें उसके पीछे पागल नहीं हो जाना, क्यों किया, कैसे किया, बिकॉज सब कुछ के लिए सेटअप चाहिए होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए होगा। अब वो करने के लिए आपको फिर पूरा लेबोरेटरी में घुसना पड़ेगा, चीज़ों को PhD करना होगा। अब बेसिक बात है, आपको PhD नहीं करना, आपको IIT बनना या फिर डॉक्टर बनना है। तो साइंटिस्ट बनने से बढ़िया आपको सिंपल सा पहले एग्जाम क्लियर कर लो। अब देखो आगे, तो पहला चीज यहां पे है कि μ0I/4πRQ dl क्रॉस r, ये चीज आपको पता होगा ना। सपोज करो यहां पे हम dl लेंथ, अगर चार्ज आपका करंट यहां पे है तो करंट मान लो आपका dt टाइम में कितना मूव करेगा। तो मुझे पता है dt टाइम में डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा v इंटू dt। तो dt टाइम में आपका इतना डिस्टेंस मूव करेगा। और करंट होता क्या वैल्यू, dq/dt, मतलब q बाई चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक, इसको करंट बोलते हैं। काम करो, d डिस्टेंस के लिए r वैल्यू यहां पुट कर लो। ठीक है,
ये आपका डीएल है, जो डीएल लेंथ क्रॉस, ये आपका डीएल जो लेंथ यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, आर मतलब आर डिस्टेंस भी निकाला गया। तो यहाँ डीएल के प्लेस पे वी डी टी पुट कर लो, आई के प्लेस पे क्यू बाई डी टी पुट कर लो, कितना आ जाएगा बी वैल्यू आपका, ये आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आई कितना क्यू बाई डी टी, बोलते रहना साथ साथ, देखते जाना तरीके से, जहाँ डाउट हो बोलना, वी डी टी क्रॉस आर अपॉन में 4 पाई आर क्यू। अब थोड़ा सा आपको चमक रहा होगा यहाँ पे, चीज़ों को तरीके से दिख रहा होगा कि डी टी डी कैंसिल, तो यहाँ वी क्रॉस आर आ रहा है, और म्यू नॉट क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यू वी क्रॉस आर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम चाहें तो बायोट-सैवर्ट लॉ को इस तरह से हम लोग एक फर्दर रेफरेंस लेकर इसको इस फॉर्मूले में क्रिएट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर करंट है तो ऑब्वियसली हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर चार्ज यहाँ पर रेस्ट पे है तो चार्ज जब भी आपका रेस्ट पे रहेगा तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स कभी नहीं होगा, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो मैं जब भी चार्ज मूव करेगा तभी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है आपका, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब चार्ज के मूव करने के बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई किया उस चार्ज के ऊपर, क्योंकि फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली खींचेगा अपनी तरफ, किस तरफ खींचेगा, या तो लेफ्ट खींचेगा या तो राइट खींचेगा, तो आपका लेफ्ट राइट खींचने का तरीका मतलब वो फोर्स को बता रहा है। तो वही चीज़ हम लोग को डील करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि फोर्स वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिफाइन है कि कितना होना चाहिए, आपको बता ही चुके हैं। तो दोबारा उसको इक्वेशन को लिखकर थोड़ा फर्दर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अगर चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा। नाउ तो आपको पता है फोर्स होगा आपका F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो निकाला गया ऑब्वियसली यहाँ पे। तो लॉरेंस यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक डायरेक्शन बताया था कि अगर मान लो V और B, देखो पूरा पोर्शन आपका V क्रॉस B का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच के एंगल, मतलब V क्रॉस B को क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर मेथड से अप्लाई करोगे, दैट बिकम्स VB साइन थीटा, ठीक है। तो VB साइन थीटा मतलब फोर्स कितना हो गया, दैट बिकम्स QVB साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि अब पूरा का पूरा पोर्शन आपका उसके एंगल पे डिपेंडेंट है, साइन थीटा पे डिपेंडेंट है। तो साइन 90 आपका होता है 1 एंड साइन 0 डिग्री आपका होता है 0। कहने का मतलब ये हो, अगर मान लो कोई फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे है, जिसका डायरेक्शन आपका मान लो आई कैप की तरफ है, पॉजिटिव आई कैप की तरफ है, यहाँ मान लो सपोज करो एक चार्ज को V वेलोसिटी दी इस तरफ, ठीक है, चार्ज को V0 वेलोसिटी दी। तो अब मुझे ये समझाओ यहाँ पे कि दोनों का डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना, बोलोगे 0 डिग्री। अच्छा, तो साइन 0 कितना होता है 0, या फिर सपोज करो एंटी, इसको पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल बोलेंगे। अगर मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन राइट की तरफ है और चार्ज को लेफ्ट में थ्रो किया गया है, इसका मतलब एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, दैट बिकम्स एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। फिर से साइन 180 डिग्री फिर से कितना होता है 0। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, मार्क माय वर्ड, अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल थ्रो किया जाए तो फोर्स हमेशा उस पर 0 होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पे कुछ भी अप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि चार्ज को थ्रो किया गया, चार्ज को अगर मान लो थ्रो किया गया, कोई डेविएशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में हो, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कि आपका अगर चार्ज को थ्रो किया गया, कोई डेविएशन नहीं, तो बताओ हाँ मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड है, बट हो सकता हो एंटी पैरेलल हो या फिर पैरेलल हो, बिकॉज यहाँ फोर्स तो 0 आ रहा है। तो फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स 0 है बट फील्ड 0 है, ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बता चुके यहाँ पे एग्जांपल से कि आपका पैरेलल में या फिर एंटी पैरेलल में फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर यहाँ पे आ गया हम लोग के लिए कि पूरा का पूरा पोर्शन जो डिपेंड कर रहा है हमारा कि उसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब पहले हम लोगों को फोर्स निकालना पड़ेगा। अब बहुत सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, एक दो एग्जांपल से क्लियर करें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए याद रखना, हमेशा फिंगर को घुमाएंगे ऐसे और ये जो दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे आपको। बहुत बच्चों को इसमें डाउट होगा, आप मुझसे पूछ सकते हो दोबारा कि कैसे निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, फोर्स निकालने का मतलब सिर्फ, और फोर्स का डायरेक्शन निकालने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके बीच का एंगल है। तो सबसे पहले एक काम करो, हमेशा 3D डायमेंशन, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, दिमाग में फिक्स करने के लिए आपका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको समझ में होना चाहिए कि अगर मान लो बी वेक्टर बोले अंदर की तरफ, तो अंदर आपका बी वेक्टर चल रहा है, वेलोसिटी दिए ऊपर की तरफ, तो दिमाग में फिक्स होना चाहिए। आपके सामने 3D प्रोजेक्टर आपके सामने आ जाना चाहिए, ये कैसे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। नाउ अब देखो,
अगर मान लो मैंने बोला आपको, सपोज करो, पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, डायमेंशन को डिफाइन कर देना है ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, आपको पहले ही डिफाइन कर देना है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। ये तीन हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक बात याद रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, जो थर्ड डायमेंशन बचा हमेशा डायरेक्शन उसी को रिप्रेजेंट करे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर x को y की तरफ घुमाओगे तो हमेशा z वाला डायरेक्शन हमारा आंसर आएगा, y को z की तरफ घुमाओगे तो हमेशा x वाला हमारा डायरेक्शन आंसर आएगा, और z को x की तरफ घुमाओगे तो हमेशा y वाला हमारा डायरेक्शन आएगा। चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐसे घुमाओगे, ऐसे रखोगे, यहाँ पे किधर जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, देखो बाहर की तरफ आ रहा है। अगर ऐसे घुमाओगे, देखो ऐसे घुमाए, y को z की तरफ घुमाए, y को पकड़े z में घुमाए, कहाँ गया, राइट में गया। क्लियर है। यहाँ पे z को x पे घुमाओ, तो हम लोग z को x में घुमाते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे देखो, z को पकड़े x में घुमाए, कहाँ गया, ऊपर की तरफ गया। तो आपको एक सिंपल तरीका बताएं खुद से एनालाइज करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ कहीं आपको बुक में लिखा नहीं मिलेगा कि ऐसा करना है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत सिंपल तरीके में सॉल्व करने के लिए, कि आपको जब भी आपको डायरेक्शन निकालना होगा तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला जो घुमाओगे हमेशा जो एक बच जाएगा, जिसके लिए घुमा रहे हो जो बच जाएगा वही डायरेक्शन मिलेगा। y को z की तरफ घुमाएंगे तो x मिलेगा, z को x की तरफ घुमाएंगे तो y मिलेगा, x को y की तरफ घुमाएंगे तो z मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, मान लो b आपका, देखना b आपका y की तरफ है और चार्ज को इधर फेंका गया, चार्ज को v0 से इधर फेंका गया, तो मुझे पता है घुमाना कैसे, मुझे घुमाना v क्रॉस b से है, ठीक है, मुझे घुमाना है v क्रॉस b। इसका v को पकड़े और किस y की तरफ, x को पकड़े y की तरफ घुमाए, कौन सा आंसर मिलेगा आपका, z की तरफ। मतलब कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। कितना सिंपल आंसर निकालना, इस लॉजिक को समझ गया। अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा कर देना, कहने का मतलब अगर ऐसे घुमाओगे तो -y, अगर मान लो y एक्स घुमाओगे तो -z, अगर आपको और कौन सा बच गया, z को y के घुमाओगे तो -x। अब इस चीज़ को हमेशा उल्टा करके रखना। अब देखो कैसे होगा, मान लो आपका ये चीज़ दे रखा, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मैंने बोला था तीनों पार्ट पे डिपेंडेंट है, तो कहने का मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो कहने का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली v क्रॉस b, तो जो आप घुमाओगे वही आपका डायरेक्शन हो गया। लेकिन अगर मान लो चार्ज आपका नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन गॉट फ्लिप एयर, तो फ्लिप करने का मतलब जो आपने जो घुमाकर आंसर लाया बस उसको उल्टा कर दो, वो आपका फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्या ये लॉजिक यहाँ तक क्लियर है? होप करते हैं यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया आपको कि डायरेक्शन कैसे निकालना है। नाउ इन द सेम वे मान लो आपका, मैंने बोला कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और चार्ज को इधर फेंका गया, चार्ज को इधर फेंका गया, तो बताओ डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, चार्ज को फेंका है, कैसे घुमाओगे, देखो चार्ज को ऐसे घुमा रहे हैं, v को b की तरफ घुमाए अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन निकल गया हमारा। होप करते हैं अच्छे से लॉजिक समझ में आ गया होगा। फटाफट कॉपी करो नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहा, अगर दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है, कितना एंगल है v और v के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना ऑलरेडी हमने सीख लिया, आपको बताए थे कि आपको क्या करना है, सिंपल सा कि आपको जिस प्लेन में घुमाना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जो डायमेंशन बच जाएगा तो आपका डायरेक्टली फोर्स का डायरेक्शन देगा। लेकिन मान लो डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो हमेशा ऑपोजिट कर देना। तो उल्टा कैसे होगा, चार्ज नेगेटिव कर देगा, सिंपल सी बात है। तो डायरेक्शन निकालना सिंपल, बस फिंगर घुमाओ ऐसे, फिंगर जिस तरफ घुमाने बोल रहा घुमाओ, और जो थंब का डायरेक्शन होगा आपको हमेशा फोर्स का डायरेक्शन देगा। नाउ अगर बात करें फोर्स और वेलोसिटी की बात करें, तो फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा होना चाहिए परपेंडिकुलर। ध्यान सुना, फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा होना चाहिए परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का भी परपेंडिकुलर होगा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के भी अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ही होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। वर्क डन जीरो क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है कि 90 डिग्री चेक करना है, तो आपका वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल कितना दोनों के बीच का 90 डिग्री, बिकॉज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। अब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, एफ डी एस कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होगा, जीरो। इसका मतलब वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू जीरो आपका हो जाएगा। ये बात समझ लेना। और यहाँ पे ध्यान रखना कि v अपना स्पीड कभी चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है, हमेशा सेम रहता है। और फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर काम करता है, किसके, वेलोसिटी के। दो बातें ध्यान रखो, फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी का आपका स्पीड का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। ऐसा कौन सा कंडीशन है, ऐसा कौन सा पाथ है जहां फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन हमेशा 90 रहेगा, ऐसे ऑलवेज 90, एंड वेलोसिटी का आपका स्पीड वैल्यू कभी आपका चेंज नहीं करे, हमेशा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। ऐसा कौन सा पाथ फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली आपको पाथ होता है सर्कुलर पाथ।
इसका मतलब जब किसी मान लो एक चार्ज को क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ जिसका मास m है, इसको मान लो प्रोजेक्ट की राइट की तरफ, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। किधर है आपका मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की तरफ। देखो चेक करो, तो आपको कैसे रखना है, ये रहा, अंदर घुमाना है। कहाँ गया फोर्स आपका? ऊपर की तरफ गया क्या? तो फोर्स आपका गया ऊपर की तरफ। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी हमेशा रहेगा परपेंडिकुलर, एक ही कंडीशन पे। देखो कहीं भी, अब किसी पाथ के लिए वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब चेक कर लो, तो जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे हमेशा डायरेक्शन कैसा मिला फोर्स का? ऑलवेज परपेंडिकुलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हमेशा सेंटर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब दो बातें फिक्स कर ली यहाँ पे कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी कभी आपका स्पीड उसका चेंज कभी नहीं करेगा, एंड फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज टू द सेंटर ऑफ द पाथ, द सर्कुलर पाथ। ये बातें हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ ये पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को थ्रो किया गया तो हमेशा सर्कुलर पाथ ही लेगा। ऑलवेज आपका पाथ कैसा होगा? ऑलवेज सर्कुलर पाथ ही होगा। कब? इस कंडीशन के अंदर जब परपेंडिकुलर रहेगा तब। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो शायद फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें उसको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। लाइक किसी एंगल फेंकेंगे, थीटा एंगल फेंकेंगे, तो पहले आपको वी कॉस करके बनाना पड़ेगा, फिर उसको पाथ को बनाना पड़ेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? यहां तक आप लॉजिक समझ गए? तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट था। नाउ अब मान लो यहाँ पे कि मुझे पता है फोर्स आपका है, तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² अपॉन r। ठीक है, तो आपका फोर्स हो गया mv² अपॉन r। आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब फोर्स वैल्यू कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड में? qvb। तो qvb इज इक्वल टू mv² अपॉन r। हमने सॉल्व किया क्योंकि मुझे पता है अगर सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियसली उसका रेडियस भी होगा। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस mv अपॉन qv। हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया क्योंकि फोर्स इक्वल टू qvb एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स, दैट इज mv² अपॉन r। तो ये हमारा क्या? r इक्वल टू mv अपॉन qv। ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो ये कंप्लीट करेगा सर्कुलर पाथ तो किसी न किसी टाइम इंटरवल में कंप्लीट करेगा। तो टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई r अपॉन कितना? v। तो r तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला हम लोग, कितना? mv अपॉन qv पुट कर दिए। तो 2 पाई इंटू mv अपॉन qv, तो आपका v से v गॉट कैंसिल, दैट बिकम्स 2 पाई m अपॉन qv। जितना रिजल्ट लिखवा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब बच्चों को दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा भी गड़बड़ी करो तो आंसर निकालना आपके लिए इंपॉसिबल है। ये सब तो बच्चों को तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को ना। अगर टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक जनरल मीनिंग बता दें फ्रीक्वेंसी एक्चुअली मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपका होता है, लाइक सपोज करो, नंबर ऑफ रिपीटेशन। ज़्यादातर बच्चों को डेफिनेशन पता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन इन लाइक 2 सेकेंड 1 सेकेंड कितना होना चाहिए। लाइक आपको सिंपल एग्जांपल दे, मैंने पूछा कि दिल्ली में किसी बस स्टॉप पे बस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहीं बोला दिल्ली में अगले स्टॉप पे बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेम 1 घंटे के अंदर वहां पे मान लो 50 बस क्रॉस कर गई और दूसरे वाले स्टैंड पे 1 घंटे के अंदर एक ही बस क्रॉस किया। इसका मतलब ये हुआ ना कि बस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, मतलब कम टाइम में जल्दी जल्दी बस क्रॉस कर रहा है, वहां पे ज़्यादा टाइम में बस क्रॉस कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। या फिर ऐसे समझो, अगर मान लो सपोज करो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, हिट किया हमने, ऐसे फेंका हमने, तो ऑब्जेक्ट को जब हिट करोगे तो मान लो ये ऑब्जेक्ट आर पार तो नहीं होगा, ऐसे फेंको टकरा कर वापस आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसका स्पीड कम था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या करता है चीज़ों को। अब मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, एटम है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, तो वैक्यूम स्पेस भी तो होता है। तो इसका मतलब अगर मान लो मैंने इसको स्पीड फेंका तो स्पेस खाली था, वहाँ पे स्पीड क्रॉस क्यों नहीं कर गया? इसलिए बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम था। अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से किसी चीज़ को हिट करवाओगे, छोटू याद रखना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, अगर फेंकोगे ऐसे तो उसके आर पार चला जाएगा हमेशा, बिकॉज इसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। क्या बात समझ गए? तो स्पीड इंक्रीज किया मतलब टाइम, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये बात लॉजिक समझ गए ना? अब यहाँ पे आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी क्या 1 बाई टाइम पीरियड, बिकॉज टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कम टाइम तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा टाइम तो कम फ्रीक्वेंसी। लाइक बस का एग्जांपल था, ज़्यादा टाइम 1 घंटा में एक बस, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया, बस एक ही है, फ्रीक्वेंसी कम हो गया। अब हर एक सेकंड में एक बस क्रॉस कर रही है, तो टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? बढ़ गया। तो आपका F इक्वल टू 1/T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और T आपने निकाल दिया, जस्ट रिवर्स कर देंगे, QV अपॉन 2 पाई m, दैट बिकम्स फ्रीक्वेंसी। नाउ अब अगर बात करें यहाँ पे ओमेगा की, ओमेगा क्या होता है आपका? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितना होता है? 2 पाई f या 2 पाई अपॉन टी। तो f वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो 2 पाई गॉट कैंसल, 2 QV अपॉन m। इसको एकदम दिमाग में फिक्स कर लो। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन कराएंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ पे इसको
जिसको हम डायरेक्टली यूज करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर। याद रखना ओमेगा कितना, क्यू बी अपॉन में एम। आपको यहां तक लॉजिक समझ में आ गया होगा। दो बातें आपको मैंने बताई, दोबारा रिवाइंड करवा दें आपको हम कि फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज सर्कुलर पाथ के सेंटर में रहेगा। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। वेलोसिटी अपना स्पीड कभी चेंज नहीं करेगा। तो ऐसा एक ही पाथ दिखता है जहां वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी अपना कभी स्पीड चेंज नहीं करता है, मतलब मैग्नेटिक वैल्यू कभी चेंज नहीं करता है। वो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। इसका मतलब सर्कुलर पाथ में आपका चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा। ये लॉजिक 100% आपका क्लियर हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे मैंने ये आपका वर्क डन लिखवा है। एक चीज क्या आपका, अगर फोर्स आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस ही बात है डिस्प्लेसमेंट के ही परपेंडिकुलर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एस कॉस थीटा, तो एंगल तो 90 डिग्री है तो कॉस 90 जीरो, तो वर्क डन बिकम्स आल्सो इक्वल टू जीरो। यहां तक लॉजिक क्लियर। फटाफट इसको कॉपी करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा। मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन आप लोग फेस किए होंगे बट समझने में दिक्कत होता होगा। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझाऊंगा उसका आंसर डायरेक्टली कैसे लिखना है। बस आप लोग बने रहो, ठीक है। कॉपी करो, मिलते हैं फिर तुरंत। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसका आंसर कैसे निकालें, ठीक है। आपको पहले समझाएंगे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, उसको डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। मतलब अगली बार से जो क्वेश्चन आएगा तो मैक्स टू मैक्स 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर डायरेक्टली निकाल दोगे। हालांकि दिखने में बहुत टफ लगता है क्वेश्चन, बट करना बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन क्या आपने समझाते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपका कि वेलोसिटी अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को फेंका गया, किससे, वाई में फेंका गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका आई कैप की तरफ है। तो बोल रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट बताना। उस कोऑर्डिनेट टाइम टी पे जो चार्ज पहुंचेगा तो उस चार्ज पे एक्स और वाई वैल्यू कितना होगा, मतलब जो भी प्लेन में वो होगा। अगर एक्स वाई प्लेन में तो बताना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। अगर वाई जेड प्लेन में तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर एक्स जेड प्लेन में है तो आपको एक्स और जेड कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो आपको तीन बातें समझ में आ गई होगी। मैंने बोला कि एक्स जेड कोऑर्डिनेट, वाई जेड कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है। पहली बात इसको दिमाग में फिक्स करना, जो बात बताने जा रहे हैं आपको कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको छोड़कर बाकी जो प्लेन बना हमेशा उसी प्लेन में आपका चार्ज मूव करेगा। इसको दिमाग में फिक्स कर लो आज के बाद से, तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस प्लेन को छोड़कर बाकी प्लेन में कर लो, आपका वही आपका हमेशा फोर्स और चार्ज आपका उसी प्लेन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मुझे पता कि ये आपका एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका चार्ज पार्टिकल जो मूव करेगा वाई जेड में करेगा, बिकॉज एक्स में क्या चला गया, एक्स में मैग्नेटिक फील्ड चला गया। तो हम एक काम करते, दोबारा रिड्रॉ कर लेते हैं इसको फिगर को। तो मुझे पता है एक्स कैप में आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको अंदर की तरफ कर लेते हैं। एक्स पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर दिया। मैंने बस डायमेंशन को चेंज किया। जो एक्स ऐसे था, ठीक है, ये आपका ऐसे था ना, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, ठीक है। ऐसे था आपका जेड इस तरफ था, हम घुमा के अपने आप को ऐसे कर, देखो ध्यान दो, ये है ना, ये आपका जेड आपकी तरफ है, ये एक्स हो गया और मैं सर मेरा ऊपर वाई की तरफ है, ठीक है। ऐसे घुमाती है, देखो ऐसे, ये घूम के चला गया तो एक्स कहाँ चला गया हमारा, अंदर की तरफ, दिख रहा है क्या। वाई हमारा ऊपर की तरफ, जेड कहाँ चला गया, जेड राइट की तरफ। वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब कितना सिंपल हो गया, क्या लॉजिक क्लियर है। इसका मतलब वो पार्टिकल वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा था। तो वाईजेड प्लेन में मूव कर रहा था। आपको क्वेश्चन पूछोगे सर वाईजेड प्लेन तो समझ में आ गया, बट ये कैसे बताओगे वाईजेड में क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये भी देख लेते, बहुत सिंपल है। देखो वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर रख दी। अच्छा प्लेन आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। बताओ कैसे घुमाओगे, दिख रहा है क्या। तो आपको ऐसे ही घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं घुमाओगे ना, बिकॉज आपका बाहर, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो ऐसे घुमाते हैं हम लोग, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। कहाँ गया फोर्स आपका, तो फोर्स गया अंदर की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो ये पता चल गया कि फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ है, तो ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल भी ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। अब ये तो लॉजिक पता है पहले से हम लोग को कि हमेशा सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करेगा, नो डाउट। तो सर्कुलर पाथ को ही फॉलो कर रहा है और आपका माइनस जेड की डायरेक्शन में है। अब निकालना कितना सिंपल है, मुझे पता है फोर्स आपका हमेशा सेंटर की तरफ लाई करता है, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लाई किया। ये बोला फोर्स का डायरेक्शन, ये हो गया आर, आर कितना होता है mv नॉट अपॉन क्यू बी। ये बोला किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद बताओ कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो पता चल गया वाईजेड प्लेन, तो वाईजेड का ही कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और कोई कोऑर्डिनेट निकालना हमारे लिए पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। नाउ अगर ऐसे मूव किया, मान लो टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ओमेगा टी। कैसे, थीटा कितना होता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया ना। तो वाई कितना होगा, क्या वाई आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करोगे तो क्या बोलो, tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो वाई कितना हो गया, एक्स tan थीटा, या साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा पी अपॉन एच, ये अप्लाई कर लिए। तो साइन थीटा पी अपॉन एच अप्लाई किया, इसका मतलब ये हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट कितना, वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी।
क्योंकि हमारा कितना हो गया छोटू, ये हमारा आर हो गया ना, ये पोर्शन कितना हो गया आर, तो कैसे लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू पी कितना है वाई अपॉन एच कितना है आर, तो वाई कितना हो गया आर साइन थीटा, इसका मतलब आर साइन ओमेगा टी। अब देखो हम लोग क्या वही चीज यहां पे लिखे क्या, आर साइन ओमेगा टी। आर कितना होता है एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, मतलब इसको वी नॉट से प्रोजेक्ट किया तो कितना हो गया एम वी नॉट अपॉन क्यू बी, तो एम वी नॉट क्यू बी इंटू साइन ओमेगा टी। कितना सिंपल आंसर निकालना, आप परेशान मत होना, एक ही बात बोल रहे बार बार कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसको छोड़कर जो प्लेन बचेगा हमेशा उसी डायरेक्शन मूव करेगा। तो आपको पता चल गया ना, वी मान लो ऊपर है या नीचे, बस बी की तरफ घुमा दो, तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। क्लियर लॉजिक यहाँ पे, तो कितना सिंपल तरीके से आंसर निकाल पा रहे ना। अगर बात करें जेड कोऑर्डिनेट की, मुझे पता है जेड आपका नेगेटिव की तरफ होगा बिकॉज नेगेटिव मूव किया है, ऐसे मूव किया है ना, तो मुझे पता है ये कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट तो पूरा कितना लेंथ आपका आर, तो ये कितना होगा, अगर मान लो ओमेगा टी है तो प्रोजेक्शन मेथड से क्या इसको हम लोग आर कॉस ओमेगा टी बोल सकते हैं बाय प्रोजेक्शन मेथड। अगर ये आर साइन ओमेगा टी तो ये कितना होगा आर कॉस ओमेगा टी, पूरा आर यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, ये पोर्शन यहां से आर कॉस ओमेगा टी, तो ये कितना बचेगा आर माइनस आर कॉस, क्योंकि आपका यहां पहुंचा है ना, यहां पहुंचा है, कहने का मतलब दोबारा इसको रीड करके दिखाते हैं आपको हम, अगर यहां पहुंचा है तो इसका मतलब एक्स जेड में बस इतना डिस्टेंस मूव किया, ये वाला पोर्शन मूव किया है, तो पूरा है आर, इसको माइनस कर दिया कितना बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, दैट बिकम्स आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। तो आर को तो आर कॉमन किए तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, आर कितना है एम वी नॉट अपॉन क्यू बी। आप बोलोगे सर माइनस क्यों है, बिकॉज माइनस हमारा नेगेटिव की तरफ है। होप करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो टूट पड़ना एग्जाम में, सबसे पहले इसी को सॉल्व करना, बिकॉज 20 से 25 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। ठीक है, मैंने आपको 100% प्रिपेयर कर दिया ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिलीव मी। ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, दोबारा बोल दे रहे हैं कैसे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि वेलोसिटी का कोई एक वेरिएबल टर्म में देगा कि वी नॉट जे कैप, बी आपका दे रखा है किसी वेरिएबल टर्म में दे रखा है, तो जो बी का डायरेक्शन होगा हमेशा चार्ज उस तरफ मूव नहीं करेगा। तो बचा क्या, यहाँ एक्स में दे रखा तो वाई जेड मूव करेगा ना, वाई जेड मिल गया तो v आपका ऊपर था तो z की तरफ घुमा दिए, फोर्स आपका इधर आ गया। अब बस क्या करना आपको, जब घूम चुका है पूरा सर्कुलर पाथ क्यों घूमेगा आपको बता ही चुके हैं कि एक ही ऐसा पाथ दिखता है जहां पे फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, वो सर्कुलर पाथ होता है, वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करता है। तो ये आपका हो गया सर्कुलर पाथ। हम किसी टाइम t पे निकाल दिए, t टाइम पे निकाल लिए, मान लो ओमेगा टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये एंगल ये डिस्टेंस होगा r sin ओमेगा टी, ये हो जाएगा r cos ओमेगा टी। हमें निकालना बस इतना था, तो r माइनस r cos ओमेगा टी बिकम्स इक्वल टू आपका जो पोजीशन निकालना था ये हमने निकाल लिया। बहुत तरीके से आपको समझा दिए। होप करते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लोगे आराम से सॉल्व कर लोगे। उसको होमवर्क के लिए रखना, पहले इसको आप कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क करना, बट आपको थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे देते हैं क्योंकि आपको ऑलरेडी समझा चुके बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। मतलब 100% बोल रहे हैं, अगर ट्राई करोगे तो 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना जो बोल रखे आपको। क्या मैंने बोला आपकी, पहले आपने देखो जी को बी कितना है, हमेशा जब बी रहेगा उसको हमेशा सेंटर फिक्स कर देना। ठीक है, तो ये पता चल गया बी हमारा वाई डायरेक्शन में है, इसका मतलब का जो मूवमेंट होगा चार्ज पार्टिकल का किस में होगा, एक्स एंड जेड में होगा। मैंने क्या बोला, हमेशा बी के डायरेक्शन का मूवमेंट चार्ज पार्टिकल कभी नहीं होगा। क्या बचा, एक्स एंड जेड बचा। नाउ तो जेड यहाँ पे माइनस की तरफ है, मतलब पार्टिकल को जेड के नेगेटिव में फेंका गया है और आपका एक्स हो गया। चलो तो आपको वाई को अंदर कर दिए, आपको समझा चुके मेरे ख्याल से कैसे करना, मतलब अपने को आपको घुमाना है बस। यहाँ पे ये y हो गया, ये आपका z हो गया पॉजिटिव, ये आपका x हो गया। तो आप लोग देखो किसको अंदर करना है, तो आपको y को अंदर करना था है ना, तो y को मतलब इसको घुमा, अपने आप को हम ऐसे घुमा के अंदर कर लेंगे। जब ऐसे घुमाएंगे तो x आपका इधर आ गया और z आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बात मतलब बस सिंपल सी बात है, जिसको आपको जिससे आपको मतलब नहीं उसको हमेशा अंदर कर दिया करो। तो हम मैंने क्या किया, y को अंदर किया, बचा क्या x एंड z। नाउ अब पार्टिकल किधर फेंका गया, नीचे की तरफ। देखो पार्टिकल ऐसे फेंका गया, क्लियर है। अब जो पार्टिकल ऐसे फेंका गया तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे हम लोग डायरेक्शन, बहुत सिंपल बात है, घुमाना किसको v को आपको b की तरफ घुमाना। अब b किधर है, अंदर की तरफ घुमाना है आपको। तब b को जब अंदर की तरफ घुमाओ कैसे घुमाओगे, आपका है ना आपका ये पोर्शन देखो ऐसे घुमाएं, कहाँ गया आपका, तो फोर्स गया आपका इस तरफ गया, इसका मतलब आपका पार्टिकल राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो सर्कुलर पाथ तो लेगा ही लेगा। तो मान लो ऑरिजिन से किसी पर्टिकुलर टाइम पे फिर से ओमेगा टी बनाया, दैट बिकम्स वाई कितना आर साइन ओमेगा टी, तो आपका सॉरी एक्स कितना आर साइन ओमेगा टी, तो आर एक्स कितना हो गया आर साइन, ये रहा जेड कितना, सॉरी जेड, ये पोर्शन जेड का है ना, ये पोर्शन किसका, जेड का है, तो आर साइन ओमेगा टी, बट किधर नेगेटिव की तरफ है तो माइनस अप्लाई कर दिए। एक्स कितना होगा, तो एक्स का वैल्यू कितना, मतलब आपको ये पोजीशन चेक करना होगा, ये वाला पोजीशन कितना टाइम के बाद मूव किया। तो फिर से वही चीज़ आपका आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी, बट आपका फिर से नेगेटिव में तो क्या बोल जाएगा, माइनस ऑफ एम वी नॉट क्यू बी आपका
1 माइनस कॉस ओमेगा टी। मतलब तरीका सेम रहेगा, चेंज यहाँ पे कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा आपका, सेम तरीके से सॉल्व करना। आप इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना, मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, तब तक कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर फेस किया होगा और बहुत बच्चे इसको समझ नहीं पाते जनरली कैसे निकाला गया। आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक देंगे यहाँ पे समझने के लिए। पहले तो फील करवाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, लॉजिक बताएंगे, ठीक है। लॉजिक बताने के बाद फिर आपको आंसर निकालने का तरीका बस 10 से 15 सेकंड एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, वहां पर ज़्यादा टाइम लेना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोग को। 10 से 15 सेकंड में आंसर निकाल को वहाँ पर रख देना है। 4 ऑप्शन रहेगा, आंसर मैच करो, डायरेक्टली आंसर निकाल दो। कैसे? पहले लॉजिक समझो। लॉजिक ये आपका कि यहाँ पे मान लो एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं, तो आपको पता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है नहीं, चार्ज कैसे निकलता है? स्ट्रेट निकल जाता है। बट जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे कैसे निकलेगा आपका चार्ज? सर्कुलर पाथ को लेकर मैंने बता दिया आपको कि फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच का परपेंडिकुलर हमेशा होना चाहिए। अब पाथ एक ही होता है जो हमेशा आपका फोर्स और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर और स्पीड कभी चेंज नहीं करता, एक ही पाथ है। कौन सा? सर्कुलर पाथ। तो कहने का मतलब यहां से लेकर जब मूव करेगा तो हमेशा सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव करेगा, ये रहा सर्कुलर पाथ, ऐसे मूव करेगा। बट जैसे यहां पे आएगा तो अपने आप क्या कर लेगा? तो ये अपने आप को फिर से स्ट्रेट कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे एंगल, आप थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे देखोगे, चेक करोगे तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है? तो ये एंगल बन रहा है हमारा, देखो चेक करो, इसका हमने मान लो 30 डिग्री यहाँ पे फेंका, उसको प्रोजेक्ट किया तो 90 एंगल यहाँ इन दोनों के बीच में होगा। तो ये 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60। फिर से ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए, बिकॉज फोर्स एंड वेलोसिटी शुड बी परपेंडिकुलर। तो कितना बन गया फिर से? 30, ठीक है। अगर ये 30 है तो फिर से कितना हो जाएगा हमारा? अगर यहाँ 90 तो ये 30 कितना हो जाएगा? 60। तो इन द सेम वे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? जब तक मैग्नेटिक फील्ड में था तब तक इस पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? तो आपको पता है एंगल बना के ट्रेवल किया, तो कितना एंगल ट्रेवल किया? 120 डिग्री। तो आपको पता थीटा कितना होता है? डायरेक्टली लिखो ओमेगा टी। तो थीटा कितना? 120। 120 कितना? 2π/3 इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा को याद करने बोले थे, कितना था? 2π/3 इक्वल टू QB/m इंटू टी। तो टी यहाँ कैलकुलेट करो, आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कितना टफ। बहुत सिंपल। जिस पाथ को ट्रेवल करेगा उसकी सामने का एंगल देख लो कितना है, बस वो एंगल थीटा की जगह पुट कर लो, ओमेगा हमेशा आपको याद होना चाहिए रहा टी। आंसर निकालो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट आंसर निकालो, बात खत्म। 10 से 5 सेकंड आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो, 4 मार्क्स पक्का आपके हाथ में। क्लियर है? होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर मान लो क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। मान लो अगर मान लो ऐसे फेंकते 45 डिग्री पे, ठीक है, कितना डिग्री पे? 45 डिग्री पे। अब मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो मुझे पता है वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो किधर आएगा आपका इस तरह से मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो फिर से यहाँ पे कितना बनाएगा? यहाँ पे 45 डिग्री, तो एंगल यहाँ मीट कराओ, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या बोलोगे? 90। तो ये पाथ कितना ट्रेवल करेगा? यहाँ पे 90 बचा, कितना? 270। तो 270 कितना होता है? 3π/2। तो 3π/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ओमेगा QB/m इंटू टी। फिर से निकालो टी कितना होगा, बात खत्म। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ये पाथ आपका ट्रेवल किया कितना? ये अगर 90 बन रहा तो ये कितना हो गया पूरा मिलाकर? 270 डिग्री। और 270 कितना बोलते? 3π/2 QB/m टू टी। तो ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आपको आते हैं जो कि बहुत सिंपल। मुझे कितना टाइम लगा बताओ? 5 सेकंड लगा मुझे आंसर निकालने में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली आंसर निकालो, वेट मत करो, सीधे आगे बढ़ो। तो आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आपके IIT NEET पूछे जाते हैं। तो थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर नहीं करना है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सर इस सेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, बट आप कमेंट आपको करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो तब तक इसको कॉपी करो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन से। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पार्टीशन डिवाइड किया गया कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अब यहाँ पे ये भी बात है, देखो अगर मान लो इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर करते, कहने का मतलब मुझे पता है कि यहाँ से जाएगा तो सर्कुलर पाथ में जाएगा। अगर सर्कुलर पाथ में जाएगा तो रेडियस के बराबर ही हो जाएगा, ऐसा जाएगा रेडियस के बराबर, यहाँ पे घूम के वापस आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया गया है कि जो इसका टाइम यहाँ से यहाँ लगा वो चीज़ आपका जो है, तो थिकनेस यहाँ पे इसका है कितना है, उसकी रेडियस यहाँ पे थिकनेस कम है। तो थिकनेस इसका जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस से कम है। इसका मतलब ये होगा कि जाएगा तो पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बना पाएगा। तो मुझे पता है सर्कुलर पाथ को लेगा, बिकॉज V0 यहाँ पे है, तो एक फोर्स होगा तो फोर्स अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ होगा तो सर्कुलर पाथ आपका ऑब्वियसली ऐसा बनेगा। ये आगे जाकर कहीं सर्कल बनाता है, ऐसे करके बनाता जरूर, लेकिन यहाँ पे पूरा तो नहीं कर पाया। तो मान लो किसी पॉइंट से आपका एंगल कितना बनाया? थीटा बनाया।
ठीक है, तो एंगल कितना हो गया हमारा थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लो चेक करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे? नाउ ऑब्वियसली थीटा है आपका, तो 90 माइनस थीटा यहाँ बन जाएगा, फिर आपका थीटा बन जाएगा 90 हो जाएगा। नाउ अब आपको पता कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस से ट्रेवल किया। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू टी अपॉन में मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इक्वल टू आर। ठीक है, आपको थीटा निकालना था, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स टी अपॉन में आर। तो हो गया आंसर, खत्म, बस बात खत्म, काम खत्म, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। बस इसके अंदर मुझे पता है कि सर्कुलर पाथ अगर मान लो आगे तक होता तो ऐसे मूव करता, बट यहीं तक रुक गया, अब यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगा, बट इसी पोजीशन में देखना है कि इस पोर्शन में कितना डिस्टेंस ये वाला पोर्शन ट्रेवल किया। तो मुझे पता है ये पोर्शन अगर थीटा है तो ये आपका ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच अप्लाई किए यहाँ पे, तो थीटा कितना, साइन इनवर्स टी अपॉन आर। अगर मान लो और क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट करना, बढ़िया बनाना है, तो मान लो 3 स्लैब यहाँ पे 3 पार्ट के यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस मान लो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ अंदर की तरफ है, इसको होमवर्क कर लो आप, डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये मान लो ये भी अंदर की तरफ है, यहाँ पे आपको बताना है कि थीटा कितना होगा, या बताना आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जो भी आप बता सकते हो तो बता देना मुझे। नो, ये मान लो इसका हम रेडियस दे रहे हैं mv नॉट अपॉन में 6 QB, ये मान लो दे रहे हैं mv नॉट अपॉन में QB, ये मान लो इसका दे दिए mv नॉट अपॉन में 2 QB। ठीक है, तो ये पाथ ऑब्वियसली यहाँ से चार्ज को मान लो थ्रो किए, यहाँ पे जिस चार्ज Q मास M v नॉट स्पीड से थ्रो किए, तो आपको बताना है जब यहाँ से क्रॉस करेगा इस पोर्शन से तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा और कितना एंगल बना देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कैसे मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट निकाल दोगे, थीटा निकाल दोगे, आंसर क्लियर कर लोगे। तो होप करते हैं आपको पूरा लॉजिक अच्छे समझ में आ गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए, और जो नीट और IIT में बेसिकली एडवांस लेवल तक या नीट में अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। ये भी 2-3 क्लास अभी और चलेगा, आपका तरीके से चलेगा, आप बस बने रहिए, जहाँ डाउट होगा डाउट पूछेगा। होप करते हैं अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो आप मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपको और से बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।